नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। आप देख रहे हैं महापंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। अगर इंडियाज गॉट टैलेंट की तरह यूपी के अधिकारियों में टैलेंट खोजा जाए तो एक से बढ़कर एक टैलेंट निकलेगा, क्योंकि यहां कोई लाठी अच्छी चलाता है तो कोई जूता है, गालीबाज तो और भी गजब के हैं। ऐसे में अगर हर काम सीएम ही करेंगे तो इन अधिकारियों की फौज आखिरकार क्या करेगी? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में अधिकारी या तो लाठी चला रहे हैं या जूता, और जनता काम के लिए मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है, यानी बाबू करा रहे हैं सरकार की किरकिरी। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। तो लगातार बाबू लोग जो हैं वो सरकार की किरकिरी करवा रहे हैं। जो कार्यशैली बाबुओं की है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके बाबू जो हैं वो सीख नहीं रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं, बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ओमकार नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं सपा के प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गांधी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यूपी पुलिस के एक्स आईजी राजेश राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी अनीस अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, कार्यशैली जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जो भाव भंगिमा, जो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से बात कर रहे थे व्यापारी से, इतने डाउन टू अर्थ, उससे सीख क्यों नहीं लेते हैं अफसर? उनकी कार्यशैली बिल्कुल विपरीत। मैंने कभी इसी तरह के एक बहस के कार्यक्रम में कहा था किसी मंच पर कि सरकारों को ये स्मरण रखना चाहिए कि जो नौकरशाह होते हैं ना, हम आपको गोली अगर खानी है तो पानी जरूरी है, कोई तरल चीज चाहिए, पानी हो, चाय हो, मौसमी का जूस हो, उसी के साथ गोली अंदर जाएगी। ये सिर्फ अधिकारियों को ये सिफत हासिल है, ये कलाकारी हासिल है कि वो सरकार रूपी गोली बिना पानी के निगल जाते हैं, और जब तक सरकार को पता लगता है तब तक तो देर हो जाती है। ये क्या परिस्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है? एक अभद्र किस्म का एसडीएम सड़क पर कूद कूद के लाठी चला रहा है। एक एसडीएम पूरब में, मैं जिला भूल रहा हूं, वो अपने जन्मदिन पे 100-200 लोगों का नाच कराई दे रहा, उसके बीच में खुद भी नाच रहा। एक वाराणसी के कलेक्टर हैं, वो 7 दिन में 7 बार आदेश बदल रहे बाजार खोलने का। मुख्यमंत्री का एक आदेश और उसके ऊपर 7 उनके आदेश कलेक्टर के। संदेश सीधा ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? अलीगढ़ में कलेक्टर वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के लिए? जूते गिना रहे हैं, 50 मारूंगा, और उसके साथ ऐसे ऐसे सांस्कृतिक संबोधनों का उल्लेख कर रहे हैं जिनको आप किसी सभ्य मंच पर कह नहीं सकते, और कहते तो कोई सुन नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 बड़े अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आज निलंबित किए गए। किस काम में? घूसखोरी में, भ्रष्टाचार में, दलाली में लिप्त थे। दलाली में, बताइए, यह परिदृश्य संतोष का तो नहीं है, उल्लास का भी नहीं है, जय जय करने का भी नहीं है। इससे विचित्र स्थिति क्या हो सकती है कि व्यापारी वर्ग को दुकान खुलवाने का टाइम जो लखनऊ ने तय किया वो बनारस में भी लागू हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना पड़ रहा है। और मैं तो उनकी सरलता को भी दाद दूंगा। वो कह रहे कि ठीक है, मैं ही आता हूं फिर किसी दिन और व्यवस्था कराता हूं। फिर कलेक्टर किस लिए है? कमिश्नर बनारस में किस लिए बैठ रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? लूडो खेल रहे हैं ये लोग अधिकारी? ये सांप सीढ़ी खेल रहे हैं कोरोना काल में? यह दलाली है, जैसे 2 पकड़े गए, ये सैनी और दूसरे। मन बड़ा क्षुब्ध होता है। 23 करोड़ का सूबा, उसकी सेवा करने वाले ऐसे लोक सेवक जिन पे बलिहारी जाओ।
मुझे लगता है एक उत्तर प्रदेश में जितने भी आईएएस, आईपीएस और पीसीएस हैं वर्किंग, उन सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, थॉरो स्क्रूटनी, उनके चाल की, चेहरे की, चरित्र की, मनोविज्ञान की। बीपी की शिकायत तो नहीं है कि बात बात पे लाठी लेके भागने कूदने लगे। अगर है तो डॉक्टर के पास भेजो, कोरोना टेस्ट कराओ, फिर अस्पताल में भर्ती कराओ इनको। ये लोग पद पर कैसे रह सकते हैं और क्यों रहे? यही अपराध सामान्य आदमी करे तो लाठी मार के बंद कर दो और 20 मुकदमे लाद दो उस पर, ताकि उसका खेत मकान बिक जाए जमानत कराते कराते। लेकिन अनीस भाई की बिरादरी करे, राजेश बाबू की बिरादरी के लोग करें तो इनको 7 खून माफ नहीं। ऐसा तो कोई लिखा नहीं किसी किताब में। मैंने बलिया वाले दिन भी यही कहा था, नपना एक रखो, पैमाना एक रखो, जिससे ननकू नपे उसी से कलेक्टर साहब नपने चाहिए। कानून की किस किताब में लिखा है? गवर्नर और राष्ट्रपति को छोड़कर किसी को भी ऐसी अभिरक्षा हासिल नहीं। उन्हीं के साथ कुछ उपबंध जोड़े हैं संविधान ने, उनकी मर्यादा को देखते हुए। कल्याण सिंह जिस दिन राज्यपाल के पद से हटे, उसके अगले दिन एफआईआर हो गई कि नहीं हो गई? अयोध्या मामले में उनका नाम जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? कोई ऊपर नहीं कानून से। तो जब कल्याण सिंह ऊपर नहीं हो सकते, मुरली मनोहर जोशी मुकदमे में है, लालकृष्ण आडवाणी मुकदमे में है, तो बलिया का एसडीएम क्यों नहीं जेल जाएगा? या कोई कप्तान और कलेक्टर जेल क्यों नहीं जाएगा? और निलंबन से काम नहीं चलेगा भाई मनीष शुक्ला जी। ये निलंबन उन लोगों के लिए होता है जो थोड़े लोकलाज के प्रति सतर्क हो, चिंतित हो। जो ढीठ हो जाए उनको निलंबन से फर्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि मैं तो अपनी लाइफ में 17 निलंबन झेल चुका, 18वां ये भी झेल लूंगा। कौन सी बरसात आ रही है? अभी जीडीए में हूं, फिर एलडीए में हो जाऊंगा, एलडीए से जाऊंगा तो इलाहाबाद प्राधिकरण में माल काटूंगा, कहीं ना कहीं तो रहूंगा ही। और जहां रहूंगा वही लक्ष्मी जी की सेवा करूंगा ना। जैसे किसान का घर मकान कुड़ुक हो जाता है 5,000 रुपया न चुका पाने के कारण, वैसे ही कुछ की ये जो नोएडा में कोठियां हैं ना और गोमती नगर में, वो कुड़क हो, थोड़ा अभिनंदन हो, थोड़ा सार्वजनिक वंदन हो, तो इकबाल बुलंद होगा, तब संदेश जाएगा। छोटी छोटी चीज, वृद्धावस्था पेंशन के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाता है आदमी। राशन नहीं मिल रहा हमको पर्याप्त समय से, इसकी शिकायत लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाता है आदमी। मेरी जमीन कब्जा कर ली दबंग ने, इसकी शिकायत लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाता है। क्या ये अधिकारियों के लिए डूब मरने की बात नहीं है? 85,000 अधिकारी है उत्तर प्रदेश में। मेरे ख्याल 800-900 तो आईएएस होगा, उतना ही आईपीएस होगा। क्या कर रहे हैं आप? ये भी नहीं कर सकते। अपने राज्य के मुख्यमंत्री के सामने आपके रहते ऐसी ऐसी समस्याएं जा रही हैं और किसी ब्यूरोक्रेट के चेहरे पर मैंने शर्मिंदगी का भाव नहीं देखा कि हमारे अकर्मण्यता के चलते हमारे मुख्यमंत्री को यह भी समस्याएं सुननी पड़ रही हैं। जब यह सरकार बनी थी, मनीष बाबू को शायद याद होगा, जनता दर्शन की बात आई थी, शुरू हुआ था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि एक मॉनिटरिंग कराइए, कंप्यूटर अलग लगा दीजिए अपने यहां और लड़के बैठाइए 2। ये देखिए जिस भी अधिकारी के पास के विषय से संबंधित शिकायतें ज्यादा आए, उस अधिकारी को उसी आधार पर निलंबित करिए, जेल भेजिए, सख्ती करिए। तमाशा बना के रख दिया उत्तर प्रदेश में। सब काम मुख्यमंत्री करे। पीजीआई में इलाज नहीं हो तो मुख्यमंत्री खड़े हो जाके, राशन कार्ड न बने तो मुख्यमंत्री जाए, दुकान वालों को परेशान करे कलेक्टर तो मुख्यमंत्री जी जाए। तनख्वाह सारे लोग लेंगे और कोट और टाई पहन के बैठेंगे मीटिंग में। ये लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं।
मनीष जी, मैं आप ही से बात शुरू करूंगा। आप सारा मसला अब सरकार के हाथ में है। जो विषय मुझे कहना था वो मैंने पूरी दृढ़ता से कह दिया। मसला ये है, अब मीठी बातों से और चॉकलेट से और टॉफी से तो बात बननी नहीं। अब तो कुनैन खिलाने का टाइम आ गया। आप खिला रहे हो इनको हनीटस। हनीटस से कुछ नहीं होगा। कुनैन की गोली कहां है, ये मैं पूछ रहा हूं। या यही मान लिया आप लोगों ने कि हम लोग मुख्यमंत्री से यही काम कराएंगे? राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, जमीन पर कब्जा हटवाना, दरोगा और सप्लाई अधिकारी के स्तर के काम, कलेक्टर कप्तान के, बाबू चपरासी के स्तर के काम, वो मुख्यमंत्री के दरवाजे जा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी। अमिताभ जी, देखिए, हमारी सरकार और हमारी पार्टी दोनों शब्दों की मर्यादा और उसकी शुचिता की पक्षधर है। आवाज मेरी इको कर रही है जी। जब हमारी सरकार बनी तब से लेकर आज तक करीब 700 अधिकारियों के ऊपर हमने कार्रवाई सुनिश्चित की है। 200 से ज्यादा अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है। 400 से ज्यादा अधिकारियों को डिमोट और अन्य कार्रवाइयां हमने की हैं। जो पशुधन के मामले में 7 लोगों को जेल भेजा है, 2 डीआईजी रैंक के अधिकारियों को आज निलंबित किया है। एक आनंद अरविंद सेन यादव है और दूसरे डीपी दुबे हैं। बलिया का जो प्रकरण है जिसमें लाठी चलाते हुए एसडीएम की वीडियो वायरल हुई थी, उनको निलंबित करके अटैच किया गया है और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है उनके खिलाफ भी। तो लगातार जब से सरकार बनी है तो जो एक कार्य संस्कृति हमको मिली है उसमें सुधार हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं और वो सरल हैं, सहज हैं, संवेदनशील हैं और सबकी बात को सुनते हैं। और सभी जिलों का उन्होंने एक से अधिक कई बार दौरे किए हैं और उनके पास फोन आते हैं, वो अटेंड करते हैं। एक बात आपकी सही है कि जो जिस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में काम है वो मुख्यमंत्री जी तक नहीं आने चाहिए, लेकिन वो विषय अगर आते हैं तो मुख्यमंत्री जी उसको अटेंड करते हैं। जो विषय आपने आज भी दिखाए हैं उसमें एक विषय है अभी अलीगढ़ का, जिसमें एक एसडीएम सीएमओ को अपशब्द कह रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और कठोर कार्रवाई होगी। हमने जबरन रिटायरमेंट तक की कार्रवाई की है इन लोगों के ऊपर, करीब 200-250 मनीष बाबू, ठीक है। अधिकारियों की जो कार्रवाई हुई है आईएएस भी उसमें हुआ है, आईपीएस भी है, पीसीएस पीपीएस है। केवल बाबुओं और क्लर्कों और नीचे के अधिकारियों के ऊपर नहीं, मनीष बाबू, ऊपर से नीचे तक की कार्रवाई। ठीक। इसमें एक बात कह के मैं बाकी दूसरे मेहमानों की ओर चलूंगा। पशुधन घोटाले में 8 लोग जेल में हैं, जितनी मेरी जानकारी है। संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, जेल में है। 10 हो जाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। जब इनको भ्रष्टाचारी मान ही लिया 2 को और निलंबन किया, इसलिए तो क्या ना कि सत्यनारायण कथा पढ़ रहे थे, इसीलिए क्या ना कि दलाली में शामिल थे। तो दलाली में शामिल थे तो हजरतगंज थाने बंद करा देते, जय जय हो जाती पूरे प्रदेश में, गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक। लोग कहते वाह भाई वाह, आनंद आ गया। तो जो बाकी दलाली की प्लानिंग कर रहे हैं वो भी दुमक जाते चुपचाप, कहते ना मौसम बदल गया भैया, जेल जाना पड़ेगा। मसला ये है। अनीस अंसारी के पास चलूंगा। अनीस अंसारी साहब, पटेल और नेहरू ने जो आईएएस के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया, उसको विश्व ने कहा इंडियन ब्यूरोक्रेसी को जो अधिकार मिले हैं वो इसकी आयरन फ्रेम है। ठीक, एक बार घुस जाओ, 60 साल मौज करो, सरकारें आएंगी जाएंगी, आपकी शर्ट की क्रीज नहीं बंदी बिगड़ेगी और टाई बंधी रहेगी झमाझम, और आनंद लो। बाकी मुख्यमंत्री की जिम्मे डाल दो राशन कार्ड बनवाना, वृद्धावस्था पेंशन बनवाना, जमीन से कब्जा छुड़वाना, थाने में रिपोर्ट लिखवाना, दुकान खुलवाना। नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ना है, बाबू लोगों को तो लड़ना नहीं। उनकी निगाह तो दूसरी चीज पे है। नहीं, आपको नहीं लगता ये परिस्थिति बड़ी दुखद है ये लोकतंत्र में?
अंसारी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी समस्या है, आएंगे आपके पास दोबारा, तब तक मैं अपने साथियों से कहूंगा इसकी तकनीकी पक्ष देखिए। अनीस भाई की आवाज कहाँ है? राजेश राय जी, वही सवाल आपसे, क्योंकि जो आईपीएस वो आईएएस वो तो एक ही मामला है, एक ही वर्ग है, एक ही कुलीन अभिजात्य वर्ग है। लड़की किसी की भाग जाए, वो रिपोर्ट लिखा नहीं थाने में लिखी जाती, वो मुख्यमंत्री से रोए जाके, तो दरोगा से लेके और डीजी तक क्या क्या कर रहे हैं? वो पशुधन में लगे हुए हैं। ये 2 आईपीएस पशु से धन पैदा कर रहे हैं। गजबे हाल है। हम तो दूध ही समझते थे अभी तक, ये तो रुपया दोह रहे हैं, रुपया। राजेश राय जी, नहीं, जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जैसा अभी मनीष जी ने कहा, ये कार्रवाई हो भी रही है। लेकिन बात यह है कि बहुत सी चीजें ऐसी जो पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं अमिताभ जी, जिनके बारे में लोगों को मालूम पड़ जाता है कि इनका जो भ्रष्टाचार है, इनका जो कुकृत्य है, वो सबके सामने आ गया। जैसे अभी एसडीएम साहब का आया बलिया वाले, या कुशीनगर वाले एसडीएम साहब का आया जी, या जैसे अभी आप देखिए, अभी आप पाया होगा आपने, कुछ दिन पहले की बात है, अभी हाल में ही स्थानांतरित हुए कई आईपीएस अधिकारी, जिनके 4 अधिकारियों के बारे में ये पब्लिक डोमेन में आया। इन्होंने स्थानांतरण आदेश प्राप्त हो जाने के बाद भी जो है वहां पर तबादलों की रेल चलाई और वहां पर धन उगाई थी। ऐसे 4 लोगों का नाम आया, एक नाम तो उछला और वो जो है लाइन हाजिर हो गए, डीजी ऑफिस में अटैच हो गए। बाकी 3 लोगों का क्या हुआ पता नहीं। और इस तरह के और किसने काम किया, ये नाम तो आप लोगों ने उछाल दिया, आप लोग जानकारी में आए तो उछल गए। लेकिन ये खेल कहां तक चल रहा था, ये ट्रेंड बन गया था, किसी को नहीं पता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, सन्नाटा हो गया। एक्शन होना चाहिए ऐसे मामलों में जहां पर इस तरह की चीज है, इसमें एक्शन होना चाहिए। जिलाधिकारी जिले में शासन का प्रतिनिधि है। जिले का जो जिलाधिकारी है, हमारे आदरणीय अनीस अंसारी साहब इस बात से तस्दीक करेंगे कि जो जिलाधिकारी है वो प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव, जो वहां पर हेड डिपार्टमेंट का सचिवालय में, उसका शासन का प्रतिनिधि है वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में, उसकी कलम में बहुत ताकत है। इतनी शाइस्तगी से, इतनी शराफत से आदरणीय अंसारी साहब ने जिंदगी अपनी बिताई है नौकरी में। शायद मेरा ख्याल है कभी किसी को जोर से बोलना भी नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ताकत कलम में है। और आज जिलाधिकारी को दरोगा बनकर के सीएमओ जैसे अधिकारी से, हम लोगों ने जब नौकरी शुरू की थी तो जिले के 3 अफसर एक साथ, 4 अफसर एक साथ बैठते थे। डीएम, एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज और सीएमओ, ये 4 एक रैंक के, हालांकि डीएम सबसे ऊपर श्रेष्ठ होते थे, लेकिन ये चारों अधिकारी मिलकर के बैठ करके जिले की बात के बारे में चर्चा करते थे। आज उस सीएमएस को या सीएमओ को, सीएमएस भी सीएमओ रैंक का अफसर है, आज उस सीएमएस को, जिलाधिकारी को, उनकी कलम की ताकत खत्म हो गई और उनको दरोगा बन करके, उसको मां बहन की करके उनको जूते मारने की नौबत कहने के लिए आ रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वो भी 50 एक तो नहीं, वो भी करे गिन के 50 मारूंगा। गजबे आदमी है। ओंकार नाथ जी, आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को बहुत करीब से देखा, राइट फ्रॉम नारायण दत्त जी या उससे पहले वीर बहादुर का, नारायण दत्त जी का, श्रीपद मिश्रा का, सबका कार्यकाल। मैं बड़ा हैरान हूं, इतना बड़ा अमला, पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी, होमगार्ड से लेके डीजीपी और राशन निरीक्षक, इंस्पेक्टर से लेके खाद्य फूड इंस्पेक्टर से लेके प्रमुख सचिव, अवर सचिव, महासचिव तक, यह अमला क्या कर रहा है? अगर सारा झमेला मुख्यमंत्री जी के दरवाजे जा रहा है। दुकान खुलवाने के लिए शासन ने जो आदेश जारी की, टाइमिंग जारी की, उसके अनुपालन के लिए व्यापार मंडल के नेता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। ये मुख्यमंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार है। मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री ही इसके लिए जिम्मेदार है जी। उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि डीएम जो है वो अपनी मर्जी से कोई काम ही नहीं कर सकता। अगर उसको कोई चीज करनी, जैसे आप दुकान बता रहे थे अभी बनारस के खुलने की, उसमें जरूर ऊपर से किसी ने कोई बात कही होगी। डीएम की हैसियत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर दे। मैं तो बहुत मुख्यमंत्रियों को बहुत करीब से देखा हूं। अभी किसान आंदोलन जब वो हुआ था, उनका जो किसान नेता वो टिकैत हुआ करते थे, 1 महीना मेरठ कमिश्नर के यहाँ उन्होंने धरना बनाए रखा। रोज कमिश्नर आते थे, पूछते थे मुख्यमंत्री से, वीर बहादुर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पड़ा रहने दो उनको, हिलाओ हटाओ मत। और वो कमिश्नर से कहा कि तुम अपने मकान से निकल के बाहर आ जाओ, दूसरे मकान में जाके रहो।
तो अब वो चुपचाप सुनने लगे जो मुख्यमंत्री कह रहा था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, इन्होंने जो किया, जो दरोगा का काम है वो हम कहते क्यों आप जनता दर्शन लगाते हैं अपने यहाँ? गोविंद बल्लभ पंत जी तो नहीं लगाते थे, डॉक्टर संपूर्णानंद नहीं लगाते थे, सीवी गुप्ता नहीं लगाते थे, ये लोग नहीं लगाते थे, आप क्यों लगाने लगे भाई? ये शुरुआत जो मुख्यमंत्रियों ने की, ये कोई प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया है, ये पहले से चला आ रहा है। पहले कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास खाली हुआ करता था, उसी में 10-15 लोग आते थे, उनसे वो मिल लिया करते थे लाइन में और काम हो जाता था। अब उसके लिए पूरा एक दरबार बनाया गया है, पूरा एक बंगला घेरा गया है। तो अब जब जनता देख रहा है कि मुख्यमंत्री मिल रहे हैं तो मुख्यमंत्री के पास आएंगे ही आएंगे वो, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री से मिलने का एक अवसर मिलता है और अपनी शिकायत करके जाके सीना ताने कहते हैं कि हाँ वो है। और जितनी शिकायतें यहाँ जाती है, एक जिलाधिकारी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसी को पूरा करने लग जाता है। आएंगे ओंकार भाई, आएंगे। अनीस अंसारी साहब, मेरा सवाल वही, जो काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सिटी मजिस्ट्रेट को, एडीएम लैंड को, एडीएम रेवेन्यू को, जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी को, इनको करना, इनके स्तर के निस्तारण के हैं, उनके लिए मेरे प्रदेश के गरीब आदमी को लखनऊ तक क्यों जाना पड़ रहा है? चाहे वो ईमेल से जाए, चाहे टेलीफोन से जाए, चाहे सशरीर जाए। अंसारी साहब, अगर आज कुछ संयोग भाई गड़बड़ है। अब्दुल हफीज गांधी, वही प्रश्न मेरा आपसे जो मैं अनीस अंसारी से पूछ रहा था, ये कार्य विभाजन का जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है उसका तो उल्लंघन हो जाता है और एक जगह आके इतने काम पेंडिंग हो जाते हैं कि फिर उससे और महत्वपूर्ण काम छूट जाते हैं। हम अपनी ऊर्जा एक ही जगह लगा सकते, तो राशन कार्ड बनवाने में लगा दे या बड़ी चीजों में लगा दे। तो ये जो निचला अमला है वो क्या कर रहा है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। और ये आज की बीमारी नहीं, ये मैं कई मुख्यमंत्रियों के साथ देखा। देखिए अमिताभ जी, आप डिसेंट्रलाइजेशन की जी अमिताभ जी, आप कामों की डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे कि जो सरकार है वो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तक पहुंचे, लेकिन यहां तो उल्टा ही चल रहा है। यहां तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। आप ये देखिए कि कितने मंत्रियों को पूछा जाता है मीटिंग में। पिछले 5 महीने से तो हम देख रहे हैं कि मंत्रियों को ऐसा लग रहा है कि उनका रोल ही नहीं है। क्या वो चुनकर नहीं आए जनता से? क्या जनता उनके पास आती नहीं है? क्या वो समाधान नहीं कर सकते? तो मुख्यमंत्री साहब को सबका सहयोग लेके मैं समझता हूं कि सरकार को चलाना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए ताकि वो भी कहीं ना कहीं जो है अपने काम का क्रियान्वयन कर सकें। दूसरा, मुझे एक बात से बहुत प्रॉब्लम होती है, जब इस तरह की सिचुएशन सामने आती है तो कहा जाता है कि बाबू क्रिकरी करा रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर हैं। मैं समझता हूं कि बाबू क्या सरकार से अलग हैं? क्या मुख्यमंत्री ही सरकार हैं? तो जब यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री अलग हैं और बाबू ये काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यह सही चीज नहीं है, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व चुना ही इसलिए जाता है कि ब्यूरोक्रेसी सही तरह से काम करे। और अगर ब्यूरोक्रेसी इस भाषा का इस्तेमाल कर रही है, अगर ब्यूरोक्रेसी अपने काम में जो है नाकाम है, तो उसका ठीकरा जो है वो मुख्यमंत्री पर ही फोड़ा जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने उनको अपने काम कराने के लिए चुना है। मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए कि जनता के काम ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, हमने कुछ दिन पहले भी डिबेट की थी जब अलीगढ़ में एक एमएलए और एक एसओ के बीच में वार्तालाप हुआ था और वो वार्तालाप शिष्टाचार के परे था। तब भी हमने यही बात उठाई थी कि चाहे वो अधिकारी हो या जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, शिष्टाचार प्राथमिकता होनी चाहिए, अच्छी से अच्छी भाषा में अपनी बात कही जा सकती है। अनीस अंसारी साहब जुड़ गए। अनीस अंसारी साहब, मेरा सवाल वही, इतना लंबा सरकारी बाबुओं का अमला और फिर भी जनता बेहाल और लखनऊ की ओर भाग रही, तो फिर बाबू जिलों में क्या कर रहे हैं? लाख टके का सवाल। एक बार सरकार ने तय कर दिया 9 बजे से 9 बजे तक दुकान खोलेगी, तो वो बात बलिया से बस्ती तक और बस्ती से गाजियाबाद तक लागू है। फिर बनारस उसका कलेक्टर उसमें अलग लाइन क्यों लेता है? ये आईएएस प्रजाति में कोई मतलब उच्चता ग्रंथि है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या है? जनरल बात तो ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी और जो राजनीतिक जो एग्जीक्यूटिव है यानी कैबिनेट जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं, इनका बिल्कुल इनसेपरेबल रिश्ता है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में। अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है प्रदेश में तो उसका क्रेडिट राजनीतिक जो एग्जीक्यूटिव है उनको और ब्यूरोक्रेटिक जो एग्जीक्यूटिव दोनों को मिलना चाहिए।
और अगर ख़राब हो रहा है तो दोनों को डिस्क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक बात हम है। ये नहीं कह सकते कि अफसर ख़राब है पॉलिटिशियन अच्छे हैं, या पॉलिटिशियन ख़राब है अफसर अच्छे हैं। अच्छे और बुरे के काम में दोनों मिल के काम करते हैं। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों की है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो अगर कोई चीज़ प्रदेश में ये महसूस की जा रही है कि गड़बड़ हो रही है और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, तो इसके लिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कैसे वो चलाएं उस व्यवस्था को। ये तो सामान्य बात हो गई। अब जहाँ तक स्पेसिफिक बात है कि यूपी में इस कदर बदहाल व्यवस्था क्यों है, उसका एक तो मुख्य कारण ये है कि यूपी ने साउथ इंडिया के राज्यों के मुकाबले में अपने जो लोअर लेवल के काम हैं, जैसे 29 सब्जेक्ट धारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के 73वां 74वां अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था राजीव गांधी जी के ज़माने में, उसके तहत वो 29 सब्जेक्ट रोज़मर्रा के वो चले जाने चाहिए थे पंचायतों को और नगर पालिकाओं को। वो हमारे यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुए अभी तक। इतने साल हो गए 74-75 की अमेंडमेंट किए हुए। और साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में और ईस्ट इंडिया में, यानी बंगाल, गुजरात, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, इन सारी रियासतों में, हत्ता कि मध्य प्रदेश तक में काफ़ी हद तक जो नीचे के पावर हैं, जिसमें बिजली, पानी, खेती, जो रोज़मर्रा के काम हैं, वो सब के सब नीचे के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दे दिए गए हैं। उसकी वजह से जो प्रदेश का शासन और प्रशासन है उसके पास जो बड़ी चीज़ें हैं उसको संभालने का वक्त मिल जाता है। हमारे यहाँ ये कि सारा भार राज्य ने अपने ऊपर ले रखा है। तो इस व्यवस्था में अगर तब्दीली की जाए, और जो काम छोटे लेवल के हैं वो जनता के अंसारी साहब, मुझे प्रतिनिधियों को ब्रेक दिए पर जाएं। जाना होगा। उससे पहले मैं मनीष शुक्ला के पास चलूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा, अंसारी साहब ने जो बात कही लास्ट में, मैं उससे सहमत हूं। पंचायतों को एम्पावर्ड करना चाहिए, जितना अधिकतम करिएगा उतना ही अच्छा। लेकिन मैं ये कहूंगा जहां जहां 100% एम्पावरमेंट है, थाने में तो सब जगह एक सी व्यवस्था लागू है। फिर गरीब की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, वो लखनऊ आके सिर पटकता है। इसमें क्या करेंगे? इसमें तो पंचायती राज को थाना तो दे नहीं देंगे, किसी राज्य ने नहीं दिया, तो दरोगा कैसे सुधरे? सवाल वो है। और ये पशुधन में जो 2 लोग बैठ के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनका पंचायती राज से कैसे भला होगा? पंचायती राज की वैक्सीन इनके कोरोना को नहीं मार पाएगी, बीमारी कहीं और भी है। अंसारी साहब, मनीष शुक्ला, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? दरोगा को सुधारने के लिए ठीक है अंसारी साहब। मनीष शुक्ला जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, ब्रेक पे जाना। देखिए अमिताभ जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जब बोल रहे थे, मैं उनकी बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था कि वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आखिर मिलते क्यों हैं। भाई देखिए, मुख्यमंत्री जी कोई गांधी नेहरू परिवार से आए व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति है और कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए वो सबसे मिलते हैं। आप क्या वो परिपाटी थी कि कोई किसी से मिलेगा नहीं, जनता से मिलना नहीं है? और भ्रष्टाचारियों आपके सामने गांधी नेहरू सपने में दिखते रहते हैं और उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। ये आज आपके मुख्यमंत्री जो योगी जी, इन्होंने नहीं स्टार्ट किया है, ये बहुत पिछले से चला आ रहा है। और मैंने इसलिए कहा कि जो काम दरोगा का है वो मुख्यमंत्री करेगा, तो कोई जनता दरोगा के पास नहीं जाएगी। आप इसको मान लीजिए। और अगर आप समझते हो दरोगा काम करके आप प्रदेश संभाल लोगे तो प्रदेश नहीं संभलेगा। कहीं एक मिनट भाई, उनकी बात आ जाएगी पूरी। डॉक्टर मारेगा, कहीं डीएम मारेगा, कहीं एसडीएम मारेगा, कहीं दरोगा मारेगा, यही चलेगा। आम जनता से, और अगर वाराणसी के व्यापारी नेता से मुख्यमंत्री ने बात कर लिया वो गलत है, तो कांग्रेस के लिए गलत होगी। की काबिलियत है कि किसी से न मिले और उसके बाद शासन बढ़िया चले, ये काबिलियत होती है। अगर मुख्यमंत्री सबसे मिलेगा तो काम नहीं हो पाएगा, हर आदमी उसके पीछे मिलना चाहेगा। आपको इतना मनीष शुक्ला जी और ओमकार नाथ जी, मौका मिलेगा अपनी अपनी बात रखिएगा। लेकिन ओमकार नाथ जी, आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कई ऐसे मुखिया रहे प्रदेश के जिन्होंने जनता दरबार, जनता दर्शन नहीं लगाया, लेकिन ये मुख्यमंत्री क्यों लगाते हैं? और फिर आप कहते हैं ये आज की बात नहीं है, पहले से आ रही है। तो पहले देख लीजिए, सोच लीजिए कहना क्या है, क्योंकि आप किसी चैनल पे कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा आगे जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है महापंचायत में। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री भी हमारे साथ बने हुए हैं, और बाबू और अधिकारियों जो बेलगाम हो चुके हैं, आखिरकार उन पर लगाम कैसे लगी जाए, उनकी नकेल कैसे कसी जाए, क्या ऐसे स्टेप उठाने चाहिए ताकि ये अपनी जिम्मेदारी समझे और हर छोटी बड़ी काम के लिए लोग मुख्यमंत्री की ओर ना भागे। अमिताभ जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो सपा वाले हैं, कांग्रेस, वो तो कहेंगे कि सरकार ने ऐसा कस रखा है
कि अधिकारियों को वो छूट ही नहीं है काम करने की, लेकिन जो बात ये उठती है कि थाना का एक दारोगा बैठा हुआ वो भी काम अगर ना करे, बिकरू कांड में भी हमने देखा किस तरह थाने की संलिप्तता रही पूरी, तो उसके लिए भी क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? वही मुख्य सवाल है। मैंने इसीलिए जब अंसारी साहब ने कहा तो मैंने उसका उत्तर में कहा कि पंचायती राज के सारे विधेयक लागू हो जाए, जो यहाँ के वो भी, जो अमेरिका के वो भी लागू करा दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दरोगा सुधरे, पटवारी सुधरे, इसका कैसे करेंगे? भारत की मूल समस्या तो थाना, कचहरी, तहसील और जिला अस्पताल, ये 4 है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा वो विषय नहीं ना पटरौना के आदमी का। बड़ी बड़ी बातों में उसकी कोई रुचि नहीं, वही 4 चीजें दुरुस्त चाहता है, इतना हो जाए वो समझ लेगा गंगा नहा ली हमने। लेकिन हां, इतना जरूर मैं कहूंगा, लोकतंत्र में राजनीतिक नेतृत्व को जनता से संवाद में रहना चाहिए। वो किस फॉर्मेट में रहे वो तय करे, लेकिन जनता से संवाद में रहना चाहिए। खिड़की दरवाजे खुले रहने चाहिए ताकि सूचनाएं आती रहें। नहीं तो भूकंप आएगा, नीचे नीचे क्या हो जाएगा किसी को पता ही नहीं लगेगा। इसलिए ननकू और रज्जाक से मिलते भी रहना चाहिए शासकों को। ये इसके मैं हमेशा समर्थन में रहा हूं, ये तरीका ठीक भी है। राजेश राय जी, बात आई कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो, पंचायती राज का अक्षरशः क्रियान्वयन हो जाए, बड़ी अच्छी सलाह। लेकिन मेरा कहना यह है कि पटवारी के यहां माथा रगड़ते रगड़ते सिर फोड़ लिया महिला ने, उसकी बिटिया ने, और उसको जमीन में न्याय नहीं मिला, उसको लखनऊ आना पड़ा। ननकू थाने में चक्कर लगा लगा के पागल हो गया, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी दरोगा ने। उसका पंचायती राज में क्या इलाज होगा? सरकारी अस्पताल में दवा नहीं मिल रही, मान लीजिए, पंचायती राज उसका क्या करेगा? मसला यह है कि नीचे के अधिकारी क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी समझते, या ऊपर के लोग ऐसा केआरए क्यों नहीं बना पाते की रिजल्ट एरिया। प्राइवेट सेक्टर से सीखें की रिजल्ट एरिया होता है, ये काम किए तो मार्किंग ठीक, नहीं तो निकाल बाहर करो। ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं लागू होता? राजेश राय जी, ये फार्मूला न लागू होने के जो तमाम कारण है, उनमें एक कारण तो ये भी जो आपने कह दिया कि अगर ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो निकाल दिए जाओगे। एक तो यहाँ पे ये आदमी समझता है ना कि जब हम एक बार आ गए हैं तो हम रिटायर ही होंगे। बीच में अब इधर प्रक्रिया हुई है कि लोग बीच में भी निकाले जाते रहे हैं। और दूसरी चीज है, कई बार जब वो संलिप्तता नीचे से लेके ऊपर तक हो जाती है, तब फिर आदमी जब मतलब अगर वो जिसे कहते हैं ना चीजें शेयर कर लेता है, तो फिर उसके बाद थोड़ा वो बेलौस हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। उसको लगता है कि मेरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम तो हम प्याला, हम निवाला, हम सफर, हम राज जब हो गए तो उसके बाद फिर कुछ बात रह नहीं जाती। इसके लिए जरूरत अगर पड़ती है तो जो अधिकारी हैं, हम प्याला का भी मसला गंभीर है। हाँ, जो अधिकारी हैं, अधिकारियों का जो चयन है, जो अभी पिछली बहस में भी हम आपसे कह रहे थे कि अधिकारियों की एक अच्छे तरीके से ऑडिटिंग हो। 3 साल की सरकार हम लोगों की हो गई यहाँ पर जो है वर्तमान में, तो अब ये करीब करीब ये पता लग जाना चाहिए प्रमुख सचिव के स्तर पर और प्रमुख सचिव गृह के स्तर पर और डीजी के स्तर पर कि कौन कौन से अधिकारी हैं जो रिलायबल माने जो अच्छे हैं, जो अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, जो साफ सुथरा नेतृत्व दे सकते हैं। ठीक है, अच्छी पोस्टिंग हो, अच्छे लोग फील्ड में रहें, बाकी लोग बंजर भूमि विकास में सचिवालय में बैठे, जहां एक मेज, 2 कुर्सी, 1 चपरासी और कुछ ऐसी पुरानी फाइलें धूल लगी जिनमें कोई मतलब का काम कागज नहीं होता, उतने मिले, ताकि कुछ बुद्धि खुले। अनीस अंसारी साहब, मेरे दिमाग में एक मसला आता है बार बार। उत्तर प्रदेश पिछले सुनिए, एक सवाल सुन लो महाराज। पिछले 30 साल में मैं, अरे रुको भाई, पिछले 30 साल में मैंने देखा उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल लाइन पर इतनी बुरी तरह से डिवाइड हो गई। जिले में किसी से पूछ लो ये कलेक्टर बसपा का है कि सपा का है, वो बता देगा। ये इंस्पेक्टर किसका है, कानून का कोई नहीं बचा। मुश्किल तो ये बसपा का है, ये मुनकाद अली का खास है, ये रामगोपाल जी का खास है। पिछले 20 साल 30 साल यही चला कि नहीं चला? वो समस्या भी क्या नीचे तक व्यवधान पैदा करती है? ये बहुत अहम बात आपने उठाई है। मैं खुद इसकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि पुलिस का जो सिस्टम है राज्यों का, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या और राज्यों का, वो आर्मी के पैटर्न पे बना हुआ है शुरू से। यानी आर्मी में
डायरेक्ट कमांड का सिस्टम है। अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर है तो उसके नीचे जितने लोग हैं डाउन द लाइन वो सब ऊपर वाले के आदेश इम्प्लीमेंट करने के बाध्य हैं। ठीक है। पुलिसिंग भी उसी पैटर्न पे बनाई गई, स्ट्रक्चर उसका यही है। लेकिन राजनीतिकीकरण की वजह से और एक दो और खराबियां हैं, पैसा और लालच, उसकी वजह से ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसमें रुकावट आई है। लाइन ऑफ कंट्रोल कमज़ोर हो गई। अब किसी दरोगा को इस बात का डर ना हो कि उसके सीओ और एसपी साहब की बात नहीं मानेंगे या फ़र्ज अदायगी नहीं करेंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जाहिर है कि ऐसे दारोगा से फिर उम्मीद ठीक बात है। अंसारी साहब समय कम है, मैं छोटे-छोटे टिप्पणी सबसे ले लूं। अब्दुल हफीज गांधी, वही सवाल, मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव, 5 साल 6 साल पुरानी बात है, गाजियाबाद में कप्तान थे, तो उनसे किसी मामले में मैंने कहा कि भाई इसकी जांच न्यायप्रिय ढंग से कराइए, निष्पक्ष ढंग से कराइए, ये गरीब लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 3 थाने हैं हमारे यहां जिले में जिनके थानेदारों से मैं कुछ नहीं बोलता, इनके अलावा कहीं हो तो आप बता दो, मैं बोल दूं। कारण भी बताया था उन्होंने कि इन 3 को क्यों नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में यह भी एक संक्रामक बीमारी है जिसने पिछले 30 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। पान वाले से पूछ लो कि दरोगा किस पार्टी का है, वो बता देगा। हम तो सोचे थे ये उत्तर प्रदेश सरकार के नौकर हैं, वो तो पार्टियों के नौकर हो गए। अब्दुल हफीज गांधी, ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि ये पैन इंडिया समस्या है। ना बाकी देश भर में ऐसा नहीं है, देश भर में ऐसा नहीं है, इतना गंदा कहीं नहीं बनाया गया था, इतना शार्पन और इतना गंदा कहीं नहीं। राज्यों में नहीं, अगर आप बिहार चले जाइए, आप बिहार देखिए ना, आपने बिहारी चुना, आपने तमिलनाडु नहीं चुना, आपने कर्नाटक नहीं चुना, आपने महाराष्ट्र नहीं चुना, क्या नहीं, मैं और भी, आपने तेलंगाना नहीं चुना, आप बिहार चुनिया है। मैं और प्रदेशों के आपके एग्जांपल दे सकता हूं। देखिए नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी की जो पॉलिटिसाइजेशन है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ यही की समस्या नहीं है, और भी जगह ये समस्या है, और इसलिए व्यापक जो है कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 1960 से ये बात चल रही है। धर्मवीरा कमीशन बनाया गया था पुलिस रिफॉर्म पर, उन्होंने काफी रिकमेंडेशन दिए थे कि किस तरह से हम जो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का प्रेशर रहता है पुलिस पर, उसको रिड्यूस किया जाए। तो देखिए, रिफॉर्म्स करने होंगे। सिर्फ ये कह देना कि दरोगा काम नहीं कर रहा है या उसका प्रेशर है या उसका प्रेशर है, जब तक आप इनके सॉल्यूशंस नहीं निकालेंगे, जब तक आप पुलिस में रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो इस तरह की समस्याएं चलती रहेंगी। और मैंने कहा ये समस्याएं सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब आपको इस तरह की समस्याएं पता लग जाएं तो आप एक्शन करें। आप बाबुओं पर, छोटे अधिकारियों पर तो एक्शन कर देते हैं, लेकिन आईएएस ऑफिसर्स पे, आईपीएस पे एक्शन नहीं होता है। अब ये एक बहुत बड़ा रैकेट आईपीएस का निकला था, जहां पर उन्होंने कहा था, पता लगा था कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा चलता है। सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या, वो थोड़े दिन बाद जो है दोबारा से आ जाएंगे, दोबारा से उन्हें जो है काम दे दिया जाएगा कहीं ना कहीं। अब्दुल हफीज भाई, कहने का मेरा मतलब है कि ठीक बात है, समस्याएं बड़ी समस्याएं। हफीज भाई अभी रोकूंगा, मैं ओंकार जी के पास चलूंगा। ओंकार नाथ जी, इतने तक तो दाल में नमक बराबर तो सब जगह है, और होता भी है। राजनीतिक नेतृत्व का मतलब ही ये है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, राज्य का लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, ऐसे कुछ पद हैं जिनमें अपनी पसंद की सरकार जब आती तो अपने पसंद के लोगों को लाती है। वहां तक तो देश ने मंजूर कर लिया, उत्तर प्रदेश ने भी कर लिया। वहां तक समस्या से इतनी समस्या भी नहीं जनता को होती। समस्या तब होती है जब पान की दुकान पर चर्चा हो जाती कि अब सरकार बदल गई, अब देखना लल्लू भैया आ जाएंगे थानेदार होके यहां। बोले क्यों? बोले उनका उस पार्टी में बड़ा अच्छा है। जब इतना भोला और नंगा हो जाता है राजनीतिकरण, इंस्पेक्टर की पोस्टिंग तक में लोगों को पता होता है, लिस्ट वो अपने आप बना के बता देते कि पंडित देख लेना अब यही लोग आएंगे, और सीएमओ ये लगेगा और फूड इंस्पेक्टर ये लगेगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी के समय का तो समय आपने देखा है, और उस समय इसलिए ये सब नहीं आप कह सकते हैं क्योंकि तब कोई दूसरी पार्टी सरकार में आती नहीं थी, तो वो सबको देख दाख के अपना पोस्टिंग किया करते थे। लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसा बना है कि ये फला पार्टी का आदमी हो गया, ये फला पार्टी का हो गया है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जो हैं दरोगाओं की पोस्टिंग में हर जिले में कम से कम अगर 10 थाने हैं तो 6 थाने में मुख्यमंत्री के रिकमेंडेड किए हुए दरोगा एसओ होंगे या इंस्पेक्टर होंगे। तो अब आप बताइए वो
एसपी को क्या समझेगा। और एसपी अगर कुछ कहते हैं तो सीधे ऊपर शिकायत करता है, ऊपर से फोन आ जाता है। तो नतीजा क्या होता है कि एसपी साहब जो है वो दरोगा को खुशी करने में लगे रहते हैं। तो ये चीजें जब तक ऊपर से नहीं ठीक होंगी तब तक नीचे एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आपने अभी सुना होगा, 4 दिन पहले की बात है, विधान परिषद में सुनील साजन एमएलसी सपा के हैं, उन्होंने बताया कि पीजीआई के डॉक्टरों ने चेतन चौहान के साथ कैसा बर्ताव किया। चेतन चौहान वहां एडमिट थे और डॉक्टर देखने आए कि चेतन कौन है, तो चेतन चौहान ने हाथ भी उठाया कि मैं हूं। कहे चेतन क्या करता है, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं। तो ये जो किस्सा सुना आपने, अब बताइए अगर ऐसे डॉक्टर करेगा तो आप सोचिए कैसे प्रशासन चलेगा। जी ठीक है, मैं मनीष शुक्ला के पास चलूंगा। लेकिन एक बात और कहूं, डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कहीं कमियां हो सकती हैं इतनी बड़ी व्यवस्था में, लेकिन इस कोरोना काल में डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने इस देश को अपना कर्जदार कर दिया। राम भद्राचार्य जी पीजीआई में भर्ती हैं, देश के बहुत बड़े संत हैं। देखिए पद्म एक से मौका क्या दिया, पद्म भूषण पद्म विभूषण तो छोटी चीज है उनकी। आज सुबह में उनको सुन रहा था, उनका एक संदेश जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं डॉक्टर, इसलिए मैं उस पक्ष के साथ खड़ा हूं। ओंकार भाई ने बात कही, उसका भी सम्मान। मनीष शुक्ला, मैं पिछले 3 दशक से देखता हूं, मैं नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर, श्रीपद मिश्रा की बात नहीं कर रहा। जब से क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, 5वीं पास आदमी से पूछ लो कलेक्टर कौन होगा, कप्तान कौन होगा गाजियाबाद का, गाजियाबाद में वो बता देगा। बलिया में जाकर खड़े हो जाओ, वो बलिया वाला बता देगा कि आप देख लो 3-4 दिन में आर्डर आ जाएगा, भैया ही आएंगे। वो बोल के गए थे जब गए थे कि लौट के आने दो सरकार, हम ही आएंगे। जब इतना ऑब्वियस हो जाए, इतना भोला हो जाए राजनीतिकरण, तो काम कहां होगा। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से जो आपने विषय रखा है ठीक रखा है, लेकिन एक बात का जवाब आज इस समय जरूरी है जी। एक तो स्वर्गीय चेतन चौहान जी कहा जाए, चेतन चौहान न कहा जाए, कम से कम मृत आत्मा के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय चेतन चौहान जी की पत्नी का आज बयान आ गया। उसी वार्ड में सुनील साजन जी एडमिट थे, उनसे ठीक व्यवहार हो रहा था, उन्होंने अपने प्रति कोई दुर्भावना नहीं बताई। लेकिन वो लोग स्वर्गीय चेतन चौहान को नहीं जानते थे, सुनील साजन को जानते थे। उसी पीजीआई में श्री राम गोविंद चौधरी जी, नेता विपक्ष है, वो एडमिट रहे और निकल कर बाहर आए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था थी। नहीं, राम गोविंद जी ने चिट्ठी भी लिख के दी है पीजीआई को कि बड़ा अच्छा इंतजाम है, बड़ा सेवा भाव है। सदन में बाकायदे उन्होंने इसको बयान दिया है और सदन की बात को एकदम झूठ नहीं कोई कर सकता है। जो व्यक्ति अब हम लोग के बीच में नहीं है, उनके लिए इन तरह की बात कह के समाजवादी पार्टी अपना चेहरा खराब कर रही है। क्योंकि उनकी देखिए, एडमिट होने पे अटेंडेंट साथ नहीं रहता, ये बात तो ठीक है, लेकिन मोबाइल से कॉल और वीडियो कॉल होता रहता है। मंत्री बैठे हुए थे, उनको कह देना चाहिए था आप गलत बोल रहे हैं। प्लीज ये कह देना चाहिए था डॉक्टर शर्मा को कि आप गलत कह रहे हैं। आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। जी जी हाँ, ठीक कहिए भैया जी। अमिताभ जी, मोबाइल से फोन कॉल और वीडियो कॉल हो रही थी, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनकी पत्नी से बात हो रही थी, स्वर्गीय चेतन चौहान जी की पत्नी संगीता चौहान जी, जो कोई ऐसी वैसी नहीं, यहीं से महाप्रबंधक से रिटायर होकर गई है लखनऊ से। उन्होंने आज बयान दिया है। अगर उनको कोई कष्ट या इस तरह से दुर्व्यवहार होता तो कम से कम अपनी पत्नी से जरूर शेयर करता है आदमी। तो देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने बहुत गंदा रोल अदा किया है। एक मृत व्यक्ति के बारे में इस तरह की बात कह के मेरी आपत्ति है, और ओंकार जी आपसे आपत्ति है कि कोई भी व्यक्ति मृत हो जाए तो उसके लिए स्वर्गीय लगा दीजिए कृपया करके। ठीक है, नहीं आप सुना नहीं, आप इस विषय पे आ जाओ भैया। मनीष जी, इस पर कुछ कहना है आज के विषय पे? कुछ कहना है, मैं बाइंड अप करूं बहस जी। मनीष शुक्ला जो किया है उस पर, स्वर्गीय वाले पे आप कैसे बार-बार उसको कह रहे हैं? अमिताभ जी, अमिताभ जी, मनीष जी ने आरोप लगाया, इसलिए जवाब देना बहुत जरूरी है। 2013 से लगातार पूरे प्रदेश भाई वहां पर डॉक्टर शर्मा थे, किस नेता प्रकार से अलग अलग अस्पतालों में अव्यवस्था है, लखनऊ जैसे और कहना चाहिए था राजधानी है, वहां पर लोगों को सही तरह से इलाज नहीं मिल रहा है जी। उसमें डॉक्टर साहब को कहना चाहिए था कि सुनील साजन झूठ बोल रहा है। जी के ऊपर भदौरिया जी की आत्मा आ गई लग रहा है।
नहीं भाई, वो भी मेरे मित्र हैं, भदौरिया जी भी शिष्टता से डिबेट सभी कर मित्र रहे हैं। हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आप जो बात कर रहे हो मुंडे वो मैं मुंडे कह रहा मतर हूं। भिन्ना। जब मैं आराम से नहीं, बात कर रहा हमारा हूँ प्रश्न तो रखने तो दें। आप सीधे सीधे गांधी नगर पहुंच जा रहे हो, तो आप मौके पे तो आपको बोलेंगे ही हम। जी नहीं नहीं, मैंने मौके पे चलिए, कहा, आपने कहा मैंने मनीष उसको शुक्ला जी, कंप्लीट किया। नहीं, नहीं, आज आप के आत्मा की टॉपिक बात पर कर रहे आज हो। के टॉपिक अभी पर आप अगर आपको आप कुछ बताइए। कहना है आपकी बात को तो रखा कहिए, है। वरना ये बहस यूं ही चलती रहेगी और किसी श्वेता मुख्य जी, बिंदु पर हम नहीं पहुंच श्वेता जी, पाएंगे। भदौरिया अभी जीवित देखिए है भाई। श्वेता जी, अमिताभ जी के साथ 2013 से मैं डिबेट पे रहा हूं और समाजवादी पार्टी के लोग उस समय अपनी सरकार के चलिए समय में चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी, ये सब बातें होती रहेंगी। वक्त हो चला है इसी विषय पे बोल रहा हूं श्वेता जी। जी, जल्दी से बोलिए मनीष जी। मुझे तो निश्चित रूप से में व्यवस्था मुझे हम टिप्पणी लोग लेनी है feedback और मैं मिलता है, पॉजिटिव नोट पर एंड करना चाहूंगी सर बहस। कई बार देखा है। चलिए चलिए मैं चलिए, यही वक्त मैं हो कह चला रहा हूं है। कि जो मनीष जी, वक्त हो जो- चला है। अमिताभ सर, ये सबको आपने सुना। अगर हम आईएएस आईपीएस से लेकर बाबू, अधिकारी, पटवारी तक भी बात कर ले, क्या वक्त आ गया है कि जिस तरीके से उपद्रवियों से वसूली करने के लिए एक विधेयक पास हो जाता है, उस तरह का एक बड़ा एक्शन अब मुख्यमंत्री को लेना चाहिए और उसमें सबका सपोर्ट रहे, ताकि जिसकी देखिए, जिम्मेदारी जो वो काम करे। जी श्वेता, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है इस बिंदु पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी चिंतन करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। कभी सरकारी क्षेत्र की अच्छाइयां निजी क्षेत्र लेता है, कभी निजी क्षेत्र की अच्छाइयां सरकारी क्षेत्र को भी ले लेनी चाहिए। कितनी भी बड़ी कंपनी का सीईओ हो, उसके लिए केआरए है। रिजल्ट देंगे तो रहेंगे, नहीं तो जाएंगे। ये जो सरकारी कर्मचारी और बाबू के दिमाग में ये घुस गया कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, बस्ती में नहीं रहूंगा, बहराइच में रहूंगा, मुंह छो बताओ तो दूंगा। और लाल प्रकाश सिंह जी कहते हैं मुझसे कि दिमाग में ये घुस जाता है आईएएस आईपीएस के कि मेरी लाल बत्ती की गाड़ी और सरकारी बंगला कोई माई का लाल नहीं छीन सकता। ये जो अभय दान है ना, ये खत्म करो अब ना। हर साल रिव्यू होना चाहिए, उसके आधार पर इनका प्रमोशन तय होना चाहिए, इनकी सैलरी उसके आधार पर बढ़नी घटनी चाहिए। हर 3 साल पर एक बड़ा रिव्यू होना चाहिए और हर 10 साल पर एक डिसाइसिव रिव्यू होना चाहिए। डिसाइसिव रिव्यू जो ये तय करे कि आप सेवा में रहने लायक हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई कलेक्टर 50 जूते मारने का अभियान लेके चल रहा है, तो वो डिसाइसिव रिव्यू में उसको लिखा जाना चाहिए कि ये कंटिन्यू करने के लायक नहीं, इसको सेवा से बाहर करते। ये चेंज करना चाहिए और ये लोकतंत्र के हित में है। जब मैं कहता हूं विधायिका के लिए राइट टू रिकॉल हो, जो जयप्रकाश जी कहा करते थे, तो मैं कार्यपालिका को ये छूट कैसे दे दूं कि 25 साल में भर्ती हो, 60 साल तक कुश्ती करो अखाड़े में ना। हर साल इम्तिहान से गुजरिए। अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट किया जाए, उसके हाथ में ट्रांसफर की लिस्ट के आदेश के साथ साथ केआरए दिया जाए कि आपको बस्ती में 1 साल में ये करना है। कर दिया तो नंबर मिले 10 में 10, नहीं तो मिले 10 में 2। ये करना होगा। और अब तो सब कुछ तकनीक इतनी अच्छी है, कोई झंझट ही नहीं। वेल डिफाइंड केआरए और केआरए अखबार में छपाओ, ताकि बस्ती का आदमी भी जान ले कि कलेक्टर के साथ क्या केआरए है, कप्तान के साथ क्या केआरए है, सीएमओ के साथ क्या केआरए है। सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, बैठे हैं, बड़ा गर्व से बता दिया अग्निहोत्री जी, मैं 27 जिलों में डीएम रहा, 7 मंडलों में कमिश्नर रहा। उत्तर प्रदेश के लिए किया क्या? अरे बोले किया क्या, बस ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। कोई सदाबर्त खुला है क्या, लंगर लगा है? और यहां मैं फिर नेताओं के साथ इस मामले में रहता हूं। नेता कितना भी गड़बड़ घोटाला कर ले, 5 साल में चुनाव में तो जाएगा ना, ग्रांड रिव्यू में। आजीवन पट्टेदारी तो मिलती नहीं किसी को चुनाव में, भूतपूर्व कर देती है जनता। सारा नशा उतर जाता है 1 दिन में। और अब तो जब से ईवीएम आ गई 1 दिन भी नहीं लगता, दोपहर होते होते नशा उतर जाता है। लेकिन आईएएस का नहीं उतरता। हाँ,
आईपीएस का नहीं उतरता, पटवारी का नहीं उतरता। मैं ऐसे ऐसे पटवारियों को जानता हूं, लेखपालों को जानता हूं, जिन्होंने अकूत संपत्ति पैदा कर ली अपने इलाके में। कहां से आई है संपत्ति? तनख्वाह तो हमको मालूम है आपकी कितनी है, ये तो पूछा जाएगा ना। 100 लांछन नेता पर लगते हैं। मनीष शुक्ला का, ओंकार नाथ जी का, अब्दुल हफीज गांधी का कुर्ते का कपड़ा बदल जाएगा तो मेरी निगाह में आ जाएगा कि अच्छा, इसका मतलब कहीं से कुछ माल आ रहा है। अधिकारी की कोठी, गाड़ी, बंगला, बच्चे विदेश में पढ़ रहे, रोलेक्स की घड़ी हाथ में पहने, समझ ही नहीं आ रहा। और तनख्वाह कितनी है? बोले 1,35,000। अरे 1,35,000 में हम तो रोटी नहीं खा पा रहे। मकान का किराया, ईएमआई और गाड़ी की किस्त देने के बाद आप बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में। और पिताजी हैं क्या? बोले बंजर भूमि विकास में थे। अरे बंजर भूमि में ये किया तो अच्छी भूमि के जब सेक्रेटरी रहे होगे तो क्या किया होगा? पूरा तमाशा बना के रख दिया। बात कड़वी बोल रहा हूं लेकिन सच्ची बोल रहा हूं। हमारे दोस्त अंसारी साहब भी हंस रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि अग्निहोत्री जी सही कह रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है क्या? आइए मेरे साथ नोएडा। ओंकार बाबू गलत नहीं कह रहा, मैं ऐसी ऐसी कोठियां दिखा दूं। कभी मैं उनके घर गया तो पता लगा ये जो झाड़ फानूस लगा है ये इटली का है, और जो मेज है ये हांगकांग से आई, और कुर्सी वाशिंगटन से आई। अब रहे क्या भैया? बोले पंचायती राज में थे। अरे ननकू तो मर गया भूखो, और तुम पंचायती राज में ऐसे कोठी बनवा लिए। ये कोई रॉकेट साइंस छुपी बात नहीं बता रहा, सीबीआई जांच की नहीं कह रहा। जिसको ये हो कि नहीं आए मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा। लखनऊ में दिखा देंगे। लखनऊ तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हो। मैं 2-4 लोगों के घर गया, मैं स्तब्ध रह गया कि भारत की सरकारी सेवा में इतना पैसा आया कहां से। एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, उत्तर प्रदेश के मन को छुएगी वो बात। अनीस अंसारी भाई, राजेश राय जी, मैं एक उत्तर प्रदेश के पुरानी बात है, एक बड़े नौकरशाह के नोएडा स्थित घर पे एक दिन गया। ठीक, तो सफारी सूट पहने तमाम, उनको आप गार्ड बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन सफारी सूट और वॉकी टॉकी लिए तमाम लोग थे। वो मुझे ले गए अंदर, साहब आए, बैठे, तो फलवल काटे उन्होंने। मैं फ्यूडल मेंटालिटी बता रहा हूं, लोकतंत्र में फ्यूडल मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। ओंकार जी, तो संतरा था, तो मैंने तो खाया और बीज हाथ में रख लिया, ठीक, कि भाई बाद में इकट्ठा फेंक दूंगा। 2-4 खाए। वो साहब जो खा रहे थे, एक सफारी पहने कर्मचारी हाथ लिए खड़ा था, उसके हाथ पर थूक रहे थे, रख रहे थे बीज। ऐसा तो वाजिद अली शाह का रुबाब हुआ करता था। मुगले आजम बनाओगे? अनारकली बनो को नचाओगे? शाहजहां और अकबर और हुमायूं हो रहे हैं। बीज थूकने के लिए, रखने के लिए एक आदमी। उन लोगों से हम कैसे अपेक्षा करें कि गरीब की आंख का आंसू पूछेंगे? मेरा देखा हुआ किस्सा है। यादव सिंह का घर में जब छापा पड़ा था, अब्दुल हफीज गांधी, यादव सिंह की तनख्वाह उस वक्त मालूम कितनी थी? मैंने निकलवाया था नोएडा अथॉरिटी से, 70,000 रुपया महीना। कितनी? डिग्री कॉलेज में जो मास्टर है उसकी तनख्वाह 1,40,000 के आसपास है इस वक्त। उसकी थी आधी। उसके घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी, धूल मिट्टी खा रही थी, उसकी डिक्की में 8 करोड़ पड़े थे। अंदर नहीं रखे थे, पड़े थे खुले में। और बड़ी चर्चा हुई थी कि 2 किलो हीरा निकला। अब्दुल हफीज गांधी, मनीष शुक्ला और ओंकार नाथ जी, इनके घर में 2 किलो जीरा नहीं निकलेगा। हीरा तो छोड़ दो, जीरा निकल जाए तो मैं मान लूंगा। और कहते हो कि जी हम तो गरीब की सेवा के लिए प्रशासनिक सेवा में आए थे। तो हीरे कहां से आ गए? गरीब ने दिए। मैं योगी जी से कहूंगा निर्णायक प्रहार होना चाहिए।
सरकार की वचनबद्धता जनता के साथ है, अधिकारियों के साथ नहीं। सरकार तो चुनाव में जाती है लेकिन अधिकारी नहीं जाते। इसलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब सरकार का रिजल्ट आ सकता है तो अधिकारियों को इम्तिहान में क्यों नहीं बैठना चाहिए। जब मुख्यमंत्री रिजल्ट में फेल या पास हो सकते हैं 5 साल पर, प्रधानमंत्री हो सकते हैं इस देश में, तो सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं हो सकते, आईजी साहब क्यों नहीं हो सकते। मूल विषय ये है, ये हो जाएगा तो सारी व्यवस्था अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी आपने कि अब की बार निर्णायक प्रहार होना ही चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपद्रवियों से वसूली करने के लिए विधेयक पास करते हैं और सख्ती दिखाते हैं, कुछ ऐसा ही निर्णायक प्रहार होना चाहिए ताकि ऊपर से नीचे तबके में एक खलबली मच जाए। तमाम गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस पॉजिटिव नोट पर चर्चा को खत्म करने के लिए अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महापंचायत में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।